नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। देहरादून छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का सीएम ने किया शुभारंभ। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सीएम धामी ने 261 छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारी, सुरक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने ली बैठक। पहली बार पेपरलेस होगा सत्र। प्रदेश में सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के घरों पर लगेंगे स्मार्ट मीटर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 46,000 करोड़ की बढ़ोतरी। 9.31 लाख करोड़ को मिलेगा रोजगार। 11.3% बढ़ी प्रति व्यक्ति आय। उत्तराखंड के त्यूणी में जंगल की आग हुई विकराल। 3 मकान जलकर राख हुए, बेघर हुए परिवार। तहसीलदार ने क्षेत्रीय पटवारी से घटना की जांच मांगी। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत कई पर्वतीय इलाकों में छाए बादल। बारिश के साथ पहाड़ों में भी बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और अब खबरें विस्तार से। खबर हरिद्वार से है, जहां रोशनाबाद जेल में बंद पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की शनिवार देर रात अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल हरिद्वार में भर्ती कराया गया। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विकास दीप ने बताया कि चैंपियन को इमरजेंसी में लाया गया था और प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार आया। डॉक्टरों के अनुसार चैंपियन की स्वास्थ्य जांच जारी है, जिसमें ब्लड प्रेशर, ईसीजी, ब्लड सैंपल और अल्ट्रासाउंड जैसी जांचें हैं। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा कारणों से वार्ड नंबर 1 में शिफ्ट किया। चैंपियन के परिजन और समर्थक अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। गौरतलब है कि चैंपियन पिछले 20 दिनों से रोशनाबाद जेल में बंद है। खानपुर विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर फायरिंग की घटना के बाद से उनकी गिरफ्तारी हुई। कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि सिर्फ ब्लड इन्वेस्टिगेशन पर नहीं, हम ये प्रणव सिंह चैंपियन ये रात हमारे इमरजेंसी में लाए गए थे, तो ठीक है। प्राइमरी जो एग्ज़ामिनेशन है उसके हिसाब से उनको एडमिट कर लिया गया। उसके बाद और कुछ इन्वेस्टिगेशंस तो रात कर ली गई थी, जैसे ईसीजी और ब्लड प्रेशर वगैरह देख लिया गया था। बाकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन मॉर्निंग में हुई अभी, और अल्ट्रासाउंड जैसे चल ही रहा है। अगले अहम खबर कोटद्वार से, जहां उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में जनपद पौड़ी के दूरस्थ क्षेत्र बेजोरा, आपको बता दें बेजोरों में पिछले 30 सालों से घर घर शिक्षा का उजियारा फैलाने वाली शांति देवी मिश्रा को 2024 का पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शांति देवी मिश्रा को यह पुरस्कार लगातार 8 वर्षों से मिल रहा है, जो उनके समर्पण और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान को दर्शाता है। 84 से काम कर रही हूँ पहाड़ों में, तो लगभग 30-31 साल हो गए हैं और लगातार 7 वर्ष 8वां साल है जब हमको लगातार पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार मिल रहा है। तो पहाड़ों में काम करना बहुत कठिन है, क्योंकि पहाड़ों में आज पलायन बहुत हो गया है। जो धनी वर्ग है वो तो पलायन कर चुका है, वहाँ पर केवल गरीब आदमी रह गया है। तो आर्थिक जो स्थिति है बहुत ख़राब है और हम टीचर को सैलरी भी नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी हमारी टीचरों की मेहनत से और हमारे अपनी लगन के कारण हम लगभग कम से कम 10 साल से लगातार 100% परिणाम दे रहे हैं। अगली खबर लक्सर से, जहां कोतवाली क्षेत्र के बाड़ी टीप गांव से एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाला युवक पुलिस की पकड़ से अब तक बाहर है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक युवक को पास के खेतों में देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने 2 दिन से खेतों में कॉम्बिंग करते हुए सर्च ऑपरेशन जारी किया, लेकिन अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आया। 1 सप्ताह पहले एक गैर हिंदू युवक ने नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा ले गया था, जिसके बाद से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश लगातार जारी है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, ये 2 दिन पहले एक सूचना मिली थी कि कोई जो ग्रामवासी है उसने बताया कि उस हुलिया का व्यक्ति वहाँ आसपास कहीं दिखाई दिया,
क्योंकि काफ़ी दिन से मिसिंग है। हमारी बहुत सारी टीमें बहुत एंगल पे काम कर रही हैं, सर्विलेंस पे, अदर एंगल पे। तो आज हमने एक बृहद स्तर पे जो लोकल इलाका है, टोपोग्राफी, उसके हिसाब से हमारी जो डॉग स्क्वाड है, पीएसी और लोकल चौकीदारों का भी हम मदद ले रहे हैं, जो अपने ग्राम चौकीदार हैं। तो एक अच्छी खबर हमको मिले, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। रामनगर वन विभाग के आपको बता दें, बैल पड़ाव रेंज के गेबुआ खास गांव में ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग द्वारा बैल पड़ाव वन रेंज में नया चांदनी जोन खोलने का निर्णय लिया गया है, जिससे वह किसी भी हालत में नहीं खुलने देना चाहते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वन क्षेत्र में मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ने के कारण कई जाने जा चुके हैं और अगर नया गेट खोला गया तो स्थिति और बिगड़ेगी। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सीएम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि नया पर्यटन जोन न खोला जाए। वक्ताओं ने कहा यदि इस जोन को खोला गया तो ये क्षेत्र के लिए भी खतरे का कारण बनेगा और वे इसे किसी कीमत पर खुलने नहीं देंगे। सर, मेन बात यह है कि उत्तराखंड में जो वन क्षेत्र है, और ख़ास तौर पर मैं तराई की बात करता हूँ, जो हमारे भाबर क्षेत्र की, यहाँ पे टाइगर की संख्या जो है सरकारी रिकॉर्ड से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ धारण क्षमता 150-175 के आसपास थी, वहाँ पे सरकारी जो है वो 300 के आसपास दिखा रहा है। ये केवल वो रिकॉर्ड है जो हमारे सामने आ रहा है। तो हम सब एकजुट हो रहे हैं कि देखिए, वैसे ही संख्या बल के हिसाब से दिखाया तो घनत्व के हिसाब बहुत बढ़ गया है, और ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पेपरों में छपी हुई खबरें हैं। सरकार के द्वारा लगातार जोन खोले जा रहे हैं और आप देख रहे होंगे लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर 8 या 10 लोगों को बाघ द्वारा किल कर दिया गया है। और लगातार हम आंदोलन करते हैं, चक्का जाम करते हैं, गेट बंद करते हैं, लेकिन शासन के कानून में जूं ही नहीं रखती। और बार बार लोगों के विरोध के बावजूद भी नए नए जोन यहाँ पर खोले जा रहे हैं, और जिसके विरोध में आज जो चांदनी सफारी जोन यहाँ पर खोला जा रहा है छोई के अंदर। एक महापंचायत हुई थी हमारे इस वन प्रभाग में, चांदनी सफारी जोन करके सरकार द्वारा एक जोन को खोलने की तैयारी करी जा रही है, जिसका कि सरकार ने जब ये जोन को खोलने की तैयारी करी, पंचायतों को विश्वास में नहीं लिया, ग्रामीणों को विश्वास में नहीं लिया, और जबरदस्ती करके इस सफारी जोन को सरकार खोलने की तैयारी कर रही है। इसका हमारे ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध करा है, क्योंकि सफारी जो जोन है, चांदनी सफारी जोन, इससे लगते हुए किसान और मजदूरों के लिए आने वाले इस जोन से बहुत समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि जब सफारी जोन में बहुत ज़्यादा लोगों की आवाजाही होगी। अगली अहम खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के भोगपुर गांव में आधी रात को कार सवार होकर आए युवकों ने दुकानों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई अंधाधुंध फायरिंग से गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि भोगपुर गांव निवासी जसराज और शिवपाल के परिवारों में खेतों पर खड़े कुछ पेड़ों को लेकर विवाद हो गया था। शीशपाल पक्ष के लोगों ने रायसी निवासी अपने रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी। रिश्तेदार 2 कार में सवार होकर आधी रात के करीब गांव में आए और आते ही जसराज के मकान के बाहर खड़े होकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग होते देख आस पड़ोस के लोगों ने शोर मचाया तो फायरिंग कर रहे युवकों ने पड़ोसियों के घरों पर भी फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 10 मिनट तक लगातार तकरीबन 50 राउंड फायरिंग हुई। अंधाधुंध फायरिंग से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन इसी बीच फायरिंग करने वाले युवक गाँव से फरार हो गए। पुलिस ने रात में गाँव पहुँचकर पूरे मामले की जानकारी ली और मौके पर पड़े कुछ खोखे भी बरामद किए। पुलिस का कहना है कि मामले में तहरीर ली जा रही है, साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हट जा। हरिद्वार में शुरू हो रहे शारदीय कांवड़ मेले के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। रविवार को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग की गई, जिसमें मेले की ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को हर पॉइंट्स पर सावधानी बरतने के निर्देश अधिकारियों की ओर से पुलिस फोर्स को दिए गए हैं। कांवड़ यात्रियों के साथ भी नम्रतापूर्वक व्यवहार करने और उनका सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन को इस बार पिछले साल से ज्यादा कांवड़ियों के पहुंचने का अनुमान है। पुलिस के मुताबिक हर स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। को भी हमने कवर किया है, जिसमें पार्किंग व्यवस्था, डाइवर्जन, सभी कुछ कवर किया है। सोशल मीडिया को कैसे हमें हैंडल करना है, कई बार अलग अलग तरह की खबरें चलती है, तो उनका भी संज्ञान लेते हुए ड्यूटी से रिलेटेड सारे पॉइंट, घाटों का इंस्पेक्शन,
सबको हमने अलग अलग तरीके से कवर किया है। डिफरेंट डिपार्टमेंट से कैसे समन्वय बनाएंगे, सबको अपनी अपनी ड्यूटी से अवगत कराना, तो हमने इन डिटेल यहाँ पे आज ब्रीफिंग ली है और सर्व संबंधित को अवगत कराया है। रुड़की के नगर निगम चौक के पास कलियर अड्डे से साल का अचानक आपको बता दें लापता होने से हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस की मुस्तैदी से चंद घंटे में जो बच्चा था वो उसको सकुशल बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि रुड़की के पिरान कलियर निवासी महिला रुखसार अपने 3 साल के बच्चे को लेकर रुड़की आई थी। वह मेटाडोर से रुड़की में कलियर अड्डे पर उतरी थी। इसी बीच उसका 3 साल का बेटा हम्माद अचानक लापता हो गया। महिला ने देखा तो अचानक बच्चा गायब था, जिससे उसके होश उड़ गए। सूचना पुलिस को दी गई और कलियर से भी परिजन रुड़की पहुंच गए। सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रशिक्षु IPS कुश मिश्रा पुलिस टीम के साथ बच्चे की तलाश में जुट गए। वहीं पुलिस को जानकारी मिली कि बच्चा रामपुर स्थित वेंकट हॉल में आयोजित शादी समारोह में बैठा है। पुलिस ने तुरंत ही बच्चा रामपुर से बरामद किया। पुलिस ने छानबीन की तो बच्चा रुखसार का निकला, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। CO रुड़की नरेंद्र पंत ने बताया कि रामपुर चुंगी से बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बच्चा किन परिस्थितियों में लापता हुआ, इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। छोटा बच्चा अगर चला जाता है तो कुछ मेटाडोर अड्डे पे जैसे आए, हम रुड़ के आए बच्चे, एक हमारी बहन का फंक्शन था, उसके यहाँ से दावत में आए थे, तो जैसे ही बच्चा उतरा वो वहाँ से गुम हो गया और ये उससे मिला है रामपुर चुंगी से। कहीं ना कहीं एक वो मैं बाद में उतरी, मेरी सास के साथ था ये, तो उनके पास ही खड़ा था मेरी सास के। ठीक है। तो जब हमने नीचे उतर के देखा हमें मिला नहीं, फिर हमने ढूंढनी शुरू। आज लगभग 1:15 बजे के आसपास पुलिस के पास एक सूचना आई थी कि कलियर बस अड्डे से एक 3 साल का बच्चा गायब हुआ है और वह अपनी मां के साथ आया हुआ था मेटाडोर में। मेटाडोर से उतरने के पश्चात जैसे ही वो ई-रिक्शा में बैठने का प्रयास कर रहे थे या उससे बातें कर रहे थे, तभी माताजी ने देखा उनकी कि बच्चा नहीं है और मोमेंटरली बिल्कुल 1-2 मिनट के अंतर्गत ही बच्चा उनकी कस्टडी से हट गया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। हमारे जो प्रभारी कोद निरीक्षक हैं ASP साहब हैं कुश मिश्रा जी, इनके नेतृत्व में हमारे द्वारा टीम गठित की गई। कैमरा देखने के लिए टीम गठित की गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सभी पर टीम डिप्लॉय की गई। आने जाने वाली जितनी रेलगाड़ियां थी सभी में GRP के द्वारा भी चेकिंग की गई। जनपद में SP देहात महोदय के और SSP साहब के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में प्रभावी चेकिंग अभियान चलाया गया। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। ऑनलाइन रजिस्ट्री और UCC में विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया के खिलाफ प्रदेश भर में वकील विरोध कर रहे हैं। देहरादून में भी वकीलों ने एक दिन पूरी तरह कार्य बहिष्कार किया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के अधिवक्ताओं का कहना है कि UCC और रजिस्ट्री की ऑनलाइन प्रक्रिया से उनके काम को छीना जा रहा है। दरअसल ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया से खरीदार और विक्रेता घर बैठे ही रजिस्ट्री करा सकते हैं। विवाह, वसीयत समेत कई काम भी पहले अधिवक्ता करवाते थे। इससे उनके साथ काम करने वाले तमाम स्टाफ की रोजी रोटी पर संकट आ रहा है। अधिवक्ताओं के अनुसार अगर रजिस्ट्री और UCC के प्रावधानों में बदलाव न किया गया तो प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। कहीं ना कहीं पेपरलेस रजिस्ट्री और UCC के खिलाफ उतरे अधिवक्ताओं के कारण आम लोगों के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। भाजपा जहां इसे अपनी उपलब्धियों के रूप में सामने रख रही है, वहीं कांग्रेस और विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। UCC और ऑनलाइन रजिस्ट्री के खिलाफ अधिवक्ताओं के साथ ही स्टंप वेंडर, टाइपिस्ट, मुंशी मुखर हो गए हैं। एक दिन पहले राजधानी देहरादून के साथ विभिन्न कचहरियों में वकीलों के साथ ही सभी अन्य जुड़े कर्मचारियों ने हड़ताल की। देहरादून कचहरी में सैकड़ों अधिवक्ता और उनसे जुड़े तमाम स्टाफ के लोगों ने कचहरी परिसर में हड़ताल पर रहे और उन्होंने DM के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता में विवाह के पंजीकरण के ऑनलाइन व्यवस्था और रजिस्ट्री के ऑनलाइन प्रक्रिया की तैयारी से नाराज अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। अधिवक्ताओं के अनुसार जमीनों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पेपरलेस होने जा रही है, इससे उनके काम पर असर पड़ रहा है। वहीं UCC लागू होने से विवाह और वसीयत पंजीकरण भी साइबर कैफे से ऑनलाइन हो रहे हैं। पहले ये सब कार्य अधिवक्ता करवाते थे, उनसे इनके अधिकार छीने गए हैं।
यूसीसी में अधिवक्ताओं के माध्यम से होने वाले कार्य को ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को सौंपा जा रहा है, जिससे उनकी सत्यनिष्ठा पर भी सवाल उठेंगे। यूसीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर और जब संविधान बनाने वाले लोग भारत का संविधान बना रहे थे, उस संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। और हमने जो भी किया है वो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको मैंडेट दिया है, हमको काम करने के लिए कहा है, क्योंकि हमने इस संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और हमने सभी काम संविधान के अनुरूप किए हैं। जो लोग देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वर्ग विशेष की राजनीति करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते रहे हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अशांति फैलाने का काम करते रहे हैं, लोगों को बांटते रहे हैं, महिलाओं का जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, उन लोगों को यूसीसी आने पर जरूर आपत्ति होगी। लेकिन देश का आज हर नागरिक ये चाहता है कि उत्तराखंड देवभूमि में जो काम हुआ है वो देश के अंदर आगे बढ़े। बिल्कुल सही कहा आपने। जो ये आज हड़ताल करी गई, विरोध तो हमारे यहाँ कई दिनों से चल रहा है। जब से इस यूसीसी के माध्यम से पहले जो रजिस्ट्रियों का जो हमारी मैरिज होती थी, शादियाँ होती थी, उसमें हम अधिवक्ता साथियों का भी योगदान रहता था, क्योंकि कानून का ज्ञान हमें ही है, हमारे माध्यम से होती थी, जो बिल थी वो हमारे माध्यम से होती थी। आज जो स्थिति थी वो प्रोफेशनल से अनप्रोफेशनल की तरफ चली गई है। हम लोगों ने इसकी पढ़ाई करी है कानून की, हम लोग कानून का ज्ञान रखते हैं। जो बाहर साइबर कैफ़े चला रहे हैं उन्हें कितना ज्ञान होगा इस चीज़ का, ये सरकार को सोचना चाहिए। क्या मानते हैं यूसीसी में कुछ ऐसे गलत प्रावधान किए गए हैं और ये सरकार की गलत नीति है। अधिकारियों के आधार पर ये सरकार चल रही है। आंख बीच करके जो अधिकारी पास कर देते हैं वही बिल सरकार मान लेती है। यूसीसी में जो गलत प्रावधान किए गए हैं, जैसे वसीयत है, गोदनामा है, ये मैरिज जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो सारे प्रावधान हटा दिए गए और एक ये ब्लॉक स्तर पर एक अधिकारी को कर्मचारी को सौंप दिए गए हैं जो उनका निर्वहन करेगा, जिसकी बाबत सत्यनिष्ठा भी संदिग्ध होगी कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और अधिवक्ता है। अधिवक्ताओं का काम छिन रहा है उस आधार पर। तो लगभग जो 60-70% अधिवक्ता हैं, उनके साथ मुंशी हैं, टाइपिस्ट हैं, वो भी एक बेरोजगार हो जाएंगे। पिछले माह 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होने के बाद इसका विरोध भी सामने आ रहा है। कई लोग जहां इसको हाई कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं, वहीं अधिवक्ता भी अब इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ही ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के पास सीधे ऑनलाइन आवेदन का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही अब उत्तराखंड सरकार पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर तैयारी कर रही है। इसका विरोध भी राज्य के अधिवक्ता कर रहे हैं। सरकार 18 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सत्र में पेपरलेस रजिस्ट्री का नियम पास करने जा रही है। इसके बाद अब कोई भी खरीदार हो या विक्रेता सीधे घर बैठे अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं वकीलों के माध्यम से होने वाले शादी, वसीयत, नामा आदि की प्रक्रिया का काम सीधे वकीलों के हाथ से छीना जा रहा है। प्रदेश में हजारों अधिवक्ताएं और इनसे जुड़े लोगों को इससे दूर किया जा रहा है। वहीं भाजपा का कहना है कि अधिवक्ताओं ने सीएम को ज्ञापन भेजा है। उनकी सरकार उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है। ऑनलाइन प्रक्रिया में भी अधिवक्ताओं की अनदेखी नहीं की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने धामी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूसीसी से प्रदेश की विरासत संस्कृति को खंड करने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो हमारे अधिवक्ताओं ने हड़ताल की थी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जो डीएम के माध्यम से अपना पत्र भेजा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि वो इसका पूरा संज्ञान लेंगे, क्योंकि अधिवक्ता जो कह रहे हैं कि उनके रोजगार को लेकर के शायद उससे चोट करने की बात है, तो मुझे इसमें किसी के भी रोजगार को लेकर के कहीं तक भी कोई आघात नहीं है, कोई चोट नहीं पहुंचेगी, सबका रोजगार एज इट इज बना रहेगा। पर हाँ, ये बात जरूर है कि जब हम प्रदेश में एक ऑनलाइन प्रक्रिया को सुचारू रूप से कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार कम हो सके, उसे जीरो टॉलरेंस की सरकार के रूप में जो काम कर रही है,
उसी को लेकर के ये तमाम चीजें हैं कि हमारी जितनी भी चाहे रजिस्ट्री हो, वसीयत हो, शादी का पंजीकरण हो, तमाम सारी चीजें जो ऑनलाइन करने का है, तो उसमें अधिवक्ता भी साथ में है। अधिवक्ताओं के माध्यम से ही सारी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया तो हमारा तर्क यही था और हमने इस मुद्दे पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को भी कोट किया था, जो उन्होंने संविधान सभा में जो बातें करी थी यूसीसी को लेके, कि जब इस देश की जनता सामाजिक तौर पर और एजुकेशनल तौर पर और मानसिक तौर पर यूसीसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो यूसीसी इस देश या देश में लागू होना चाहिए। पर यहाँ तो स्वामी जी की होड़ लगी हुई है जी को कि बस उत्तराखंड नंबर 1 बन जाए, किस चीज में यूसीसी लागू किया, देश का पहला जो है प्रदेश हो जाए। मुझे तो लगता है धामी जी को खुद को पता नहीं है कि यूसीसी क्या है, और बिल्कुल इसी बात का जो हमारे जो है अधिवक्ता साथी है वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जो देवभूमि की जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उसको खंड खंड करने का कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड का पहला राज्य तो बन गया है, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद तमाम तरह के विरोध सामने आ रहे हैं। कई लोग नैनीताल हाई कोर्ट में इस कानून के विरोध में वाद दायर कर रहे हैं। वहीं वकील इसका विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको लागू करने वाली प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले जिस तरह से शादी, वसीयत आदि के पंजीकरण होते थे उसी तरीके से किए जाएं। साथ ही वर्चुअल ऑनलाइन रजिस्ट्री का भी वकील विरोध कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि अगर जल्द इन दोनों मामलों में संशोधन नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में हड़ताल की जाएगी। देखना होगा कि सरकार इसकी मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या संशोधन आने वाले समय में किया जाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का